सभी साथियों नमस्कार। आप सब लोगों का प्रत्युष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, ये पॉलिटी की जो है टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका हम फर्स्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं। यूपी ट्रिपल पैक्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। यहाँ से उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है पॉलिटी से रिलेटेड जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो की हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप लोग वहाँ पे जा करके फर्स्ट वीडियो को भी सीन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। ये जो है क्रोनोलॉजी टाइप का प्रश्न है। सूची फर्स्ट से सूची सेकेंड को मिलान करना है। अनुच्छेद 61 में देखिए क्या है। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 127 में क्या है, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ये तीसरा सही हो जाएगा इसमें। और 215 में क्या है, उच्चतम उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और अनुच्छेद 71 में क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। 4 3 2 1। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है 52 नंबर प्रश्न है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो 52 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे, 91वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 53, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दल बदल। ठीक है, दल बदल हो जाएगा यहाँ पर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 53 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1989 का 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक मांग के रूप में उल्लिखित है। पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य के नीति तत्व, तीसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, और चौथा ऑप्शन है राज्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, प्रश्न 56 की तरफ चलते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है। 57 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था नहीं है। 59 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी के साथ हम लोग चलेंगे, योजना आयोग। योजना आयोग। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं, भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3:2। ठीक है, प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। जो संसद के खर्च हैं, जो संसद के एक्सपेंडिचर है, वो किसके द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। तो इसके लिए जो
भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 148 में, वो की है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? किसके द्वारा आहूत की जाती है? 62 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति द्वारा पदच्युत को विवेचित करता है? 63 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी को। ठीक है। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? 65 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, 148 में, जैसा कि हमने ऊपर बताया था आपको। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, देखते हैं, पहले हम यहाँ पर कथन देख लेते हैं। पहला कथन है संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो ये ठीक है। ठीक है। और इसके बाद जो है राज्यों के मध्य संबंध, ये भी ठीक है। समन्वय के लिए तंत्र, ये भी ठीक है। और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? जो केंद्र राज्य के बीच संबंध की बात की जा रही है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11। ठीक है। भाग 11 में क्या है? केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात की गई है। इसके बाद जो भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है। इसके बाद जो है अगर बात की जाए यहाँ पर भाग 12 में, तो भाग 12 में क्या है? भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, समुदाय और बाद, और ये सारी चीज़ें हैं। और भाग 13 में क्या है? भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य। ठीक है ना। और भाग 14 में क्या है? विधि समय। भाग 14 में जो है वो है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। और भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में जो है वो भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। और भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। और भाग 19 में प्रकीर्ण है। और भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, वो भी अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है। सभी लोग क्लियर है। अब हम 68 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 68 प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को, पहला विकल्प है संघीय सरकार को दिया है, दूसरा विकल्प है राज्य सरकारों को दिया है, तीसरा विकल्प है संघीय तथा राज्य सरकारों दोनों को दिया है, और चौथा विकल्प है ना संघीय ना ही राज्य सरकारों को दिया है। 68 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए के साथ हम लोग चलेंगे, संघीय सरकार को दिया है। 69 प्रश्न है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवर्ती नहीं रहेगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष के लिए। ठीक है। डी ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? तो 70 का जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति महोदय। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। ऑप्शन नंबर थर्ड बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड।
ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 72 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 72 हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 72 ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 72 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत क्या है? अनुच्छेद 356 के तहत जो है वो है आपका राष्ट्रपति शासन। देखिए, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 352, ठीक है ना। और वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा भैया? 360 हो जाएगा। वित्तीय जो आपातकाल है वो 360 में है, और राष्ट्रपति जो शासन लगता है वो अनुच्छेद 356 में, और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। तो आपातकाल 3 प्रकार का होता है, समझिएगा पहले अच्छे इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। जो आपातकाल होता है वो 3 प्रकार का होता है और राष्ट्रपति महोदय इसको लागू करते हैं, ठीक है। एक होता है वित्तीय आपातकाल जो कि 360 में है, एक होता है राष्ट्रपति शासन जो कि 356 में है, और एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल जब किसी देश पर जो है, जैसे भारत देश में कोई बाहरी देश का कोई बाहरी देश आक्रमण कर देता है या सशस्त्र सेनाओं में विद्रोह हो जाता है, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, वो भी 352 के तहत लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट के इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 73 है, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी। प्रश्न नंबर 73 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। वित्त आयोग इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 74, इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? नीति आयोग से संबंधित कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 से जो है योजना आयोग की जगह पर आया था, और योजना आयोग की स्थापना सन 1952 में की गई थी। प्रश्न नंबर 10 की तरफ प्रश्न नंबर 75 की तरफ चलते हैं, और इसमें लिखा है कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अपने पानी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76 देखते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 76 क्या है? भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब बेटा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 324। देखिए, निर्वाचन जो है भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? 77 नंबर प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद जो है वो 326, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 78 देखते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? 78 नंबर का प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, निर्वाचन सुधारों से। किससे है? निर्वाचन सुधारों से। प्रश्न नंबर 79 है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा बेटा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग चलेंगे अनुच्छेद 368। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 80, पटवारियों यानी लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? 80 नंबर प्रश्न है भैया। तो 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी तहसीलदार। कौन बेटा? तहसीलदार। तहसीलदार इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? 81 नंबर प्रश्न है। जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब है डीएम। ठीक है, डीएम होता है बेटा, डीएम होता है। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न है। जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है। जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। क्योंकि जिला प्रशासन का मुख्य काम क्या होते हैं? जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था जैसी भूमि माप, खसरा, खतौनी का रख रखाव व लागत की वसूली करना। और क्या होता है भैया? नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है, जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिला प्रशासन का प्रमुख होता है भैया जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश। ठीक है, प्रश्न नंबर 84, किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, दूसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स ने, तीसरा विकल्प है चार्ल्स मेटकॉफ ने, और चौथा जो विकल्प है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने जिला कलेक्टर का पद को सृजित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष या किस संशोधन में औपचारिक रूप से दिया गया था? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। और जो पंचायती राज अधिनियम है ये 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू हुआ था। ठीक है, इनमें से कौन भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नगर परिषद। नगर परिषद। ठीक है, प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो 87 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर ए बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। 88 नंबर प्रश्न है, देश का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? देश का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन होगा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा अमरावती। अमरावती भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, प्रश्न नंबर 89 देखते हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? लघु संविधान का जो संज्ञा है वो दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। देखते हैं 90 नंबर प्रश्न, भारत की संचित निधि का प्रावधान कहाँ है? भारत में संचित निधि का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 90 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 261। अनुच्छेद 261 में भारत की संचित निधि की बात कही गई है। 91 नंबर प्रश्न देखते हैं बेटा। 91 नंबर जो प्रश्न है वो ये है कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? 91 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? तो 92 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी छवि राजावत। छवि राजावत। छवि राजावत। 93 नंबर प्रश्न है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस न्यायालय में की जाती है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस न्यायालय द्वारा में की जाती है? 93 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो ये है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। रिट में
हाँ भैया, रिट में मामले में किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार अधिक है? किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार अधिक है? 94 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय का। रिट मामले में देखा जाए, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आप लोगों को हम फैक्ट बताने जा रहे हैं। अगर रिट की बात की जाए, रिट मामले की बात की जाए और वहाँ पर तुमसे ये पूछा जाए कि रिट मामले में सबसे यहाँ पर पावरफुल जो होता है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन होता है? रिट के मामले में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो होता है वो होता है हाई कोर्ट। ठीक है, एक बार आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि आपको रिट दायर करनी है, ठीक है, तो ऐसे मामले में आपको जो है कहाँ से जल्दी निर्णय मिल सकता है, या रिट दायर करने के मामले में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है? तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो हम रिट दायर करते हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट दायर करते हैं, और यदि हमें हाई कोर्ट में रिट दायर करनी होती है तो अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में रिट दायर करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 95 देखते हैं। पारंगत विधि विधेयता की नियुक्ति निम्नलिखित में से एक बार पुनः देखते हैं प्रश्न नंबर 95 को। पारंगत विधि विधेयता की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में हो सकती है, कथन है ये। तो ये सत्य है क्या, असत्य है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है उच्च न्यायालय में। तो 95 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये एकदम सत्य है। ठीक है ना, ये एकदम कैसी बात है, ये एकदम सत्य बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा भैया। 96 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई थी? 96 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1853 के तहत। 1853 के तहत। आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? निलंबित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 और 21। परामर्शदात्री अधिकारिता संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शासित होगा? 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 143। 143। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 99 और 100 ये हम लोग देख लेंगे, लास्ट 2 प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, संसद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? संसद की जो बैठक है वो एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम की यहाँ पर बात कर रहा है, तो कम से कम की अगर बात करेगा तो 2 बार, कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार 6 महीना के गैप पर। लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को क्या कहते हैं? लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को क्या कहते हैं? तो कहते हैं 17 वसान। क्या कहते हैं भैया? 17 वसान। ठीक है, तो ये थे पॉलिटी के टॉप 100 प्रश्न जो है हम लोगों ने अटेम्प्ट किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद अगर ये वीडियो आए आपको तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग जो है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।